ऋग्वेदा के बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट की वीडियो में। वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट करा हुआ था, तो वही वैदिक सिविलाइजेशन वाला टॉपिक आज हम खत्म करने जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस की आपको तैयारी करवाई जा रही है, हालांकि ये वीडियो आपके बाकी एग्जाम में भी काम आने वाली है। लेटर वैदिक पीरियड एक तरह से कह सकते हो कंप्लीट वैदिक सिविलाइजेशन को आज की वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद इस पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो आपको कवर करवाए जाएंगे। तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा, इससे पहले जो आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी हिस्ट्री के नाम से, आपको वहां पे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक आपको इंडस वैली की वीडियो देखने को मिलेगी, उस पर बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये वैदिक एज की आज दूसरी वीडियो है, 2 वीडियोस मिलेंगी, फिर इसके एमसीक्यू मिलेंगे। इसी तरह से आगे चलते रहेंगे और एमसीक्यू कवर करते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट वे में हो सके। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वैदिक एज में, आपको कहा था कि जो स्टार्टिंग का पीरियड था वो ऋग्वेदिक पीरियड था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ऋग्वेदा को लिखा गया था, और बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड में बाकी वेदास को लिखा गया था वो लेटर वैदिक पीरियड आ जाएगा। तो ऋग्वेदा के बारे में बेसिक डिटेल्स हमने समझी थी, कितने हाइम्स इसमें हैं, कितने मंडलाज हैं, अगर गायत्री मंत्र की बात करें वो कौन से मंडला में है, सबसे पुराना मंडला कौन सा, कई तरह की बातें हमने वहां पे डिस्कस की थी। 4 तरह का वर्ण सिस्टम डिवाइड किया था ना, वो रिवाइज आपने जरूर करा होगा। फिलहाल हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम वेदास की बात करेंगे, वेद कितने तरीके के होते हैं इतना हम सभी को पता है। 4 तरह के वेद होते हैं, अब जिनको नहीं पता अभी पता लग गया ना। 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 हमारे पास वेद आ गए। एक बार फिर से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैंने आगे पीछे बोल दिया, लेकिन 4 वेद आपको देखने को मिल रहे हैं। ये चारों वेदास की बात करें, इन चारों वेदास को अगर कंबाइन करेंगे तो इन्हें संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदास को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो नोट्स बना रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा SAMHITA संहिता, ये इसके स्पेलिंग बन जाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। श्रुति वर्ड भी आप सुनते हो, आप कहते हो ना वेदास को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि कई युगों तक, ये सालों तक अगर हम बोलेंगे, इससे जो है वो एक दूसरे को सुनाए जा रहे थे, लिखा नहीं गया था। ये वो टाइम पीरियड था जब इन वेदास को लिखा गया था, तभी इसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पीरियड पर वेदास को लिखा गया था। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस पे सिर्फ ऋग्वेदा को लिखा गया था, और लेटर वैदिक पीरियड में बाकी सारे वेदास लिखे गए थे। अब हम जो पढ़ते हैं कि वेदास को श्रुति भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है टू हियर। तो एक्चुअली में वो वेदास तो उसमें श्रुति में आते ही आते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें जिन्हें श्रुति की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की, तो देखो वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है वो समझो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के इस वीडियो में एक एक लाइन आपके लिए एक एक क्वेश्चन है, और जब हम एमसीक्यू सीरीज कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी। देखो ये एसएससी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया हुआ है, ये सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, ये एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको समझ आएगा आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करेंगे। वैदिक लिटरेचर की बात करें, वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट्स में बंटा हुआ है। वो 4 पार्ट कौन से वन बाय वन करके सुनना स्टार्ट करो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला आता है वेदास, जिन्हें संहिता भी कहा जाता है। मैंने आपको कहा वेदास को मिला दोगे, चारों वेदास को मिला दो, इन्हें संहितास भी कहा जाता है। तो वैदिक लिटरेचर में पहला टर्म क्या आ जाएगी? संहिता, जिसे वेदास भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहां पर आता है ब्राह्मणास। वेदास के बारे में तो पढ़ना है, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहा, आगे चलते हैं। पहला आ गया संहिता, सेकंड नंबर पे आते हैं ब्राह्मणास। देखो ब्राह्मणास की बात करेंगे, जो भी हमारे पास वेदास हैं उस पे एक तरह से उसकी फिलॉसफी है, मतलब उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे अगर ये मंत्र पढ़ने तो मंत्र क्यों पढ़ने, इस ट्यून में क्यों गाने, इस तरह से आप कह सकते हो ये ब्राह्मणास आ जाएंगे। ये जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये 4 बुक्स है ना, इनके जो एंडिंग पोर्शन है इन बुक्स, जैसे ऋग्वेद लिखा गया, इसके एंड वाले जो चैप्टर है वो क्या है? वो ब्राह्मणास है। क्लियर हो गया? ऋग्वेद के एंड में भी है, साम के वेद में भी, यजुर के वेद में भी, अथर्ववेद के एंड में भी है। जो बुक के लास्ट चैप्टर आप बोल सकते हो, बुक का एंड पार्ट है, वो क्या है? ब्राह्मणास है। उसमें इनके बारे में बताया गया है, सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया, जैसे कोई अगर राजा है तो किस तरह का सेक्रीफाइस वगैरह करेगा, जन्म पे मौत पे किस तरह के, ये सारी चीजें ब्राह्मणास में बताई गई हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। एक थे वेदास, वेदास के बाद ब्राह्मणास आ गए, वैदिक लिटरेचर में दूसरी चीज क्लियर होगी। तीसरी चीज आती है अरण्यक्यास। अरण्यक्यास की बात करें, अरण्य का मतलब भी होता है फॉरेस्ट। ये किन के लिए है? ये वो साधु वगैरह जिनको भी जंगलों में जाके तो जैसे करते हैं ना कि साधु जंगल में जाके तो अपना वो जीवन यापन करेंगे, है ना, सेक्रीफाइस वगैरह जो भी है उन्हें करना है, मुक्ति वगैरह पानी वो जंगलों में जाके करेंगे, आम जगह पर आके नहीं कर सकते। तो उन्होंने जंगलों में जाके कैसे रहना है वो पूरा सिस्टम जो है वो अरण्यक्यास में ही समझाया गया है। तो तीसरे नंबर पे अरण्यक्यास। अब वेदास की मैंने बात की, चारों वेदास, इनके एंड में ने कहा ब्राह्मणास है। वही जो ब्राह्मणास है, ब्राह्मणास के एंड में भी क्या आ जाएंगे? अरण्यक्यास आ जाएंगे। तो ये कहानी भी समझ आ गई।
और उसके बाद हम आगे चलेंगे, लास्ट में उपनिषद आ जाएंगे। उपनिषद की बात करेंगे, इसका एक नाम और इसे वेदांत कहा जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा ये है क्या। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, मतलब वेद का अंत, समझियो, वेदांत मतलब वेद का अंत, वेद का जो एंडिंग पोर्शन है वो उपनिषद ही है। अब आपको समझ आ गया होगा, पहले वेदास की बुक्स आ गई, फिर उस वेदास की बुक का जो एंड वाले चैप्टर है वो ब्राह्मणास, ब्राह्मणास के एंड में हमारे पास आ जाएंगे ये अरंक्यास, और अरंक्यास के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे उपनिषद। ये सारों की कहानी समझ है। अगर उपनिषद की बात करें, इसमें जो सबसे पुराना वाला उपनिषद है वो है बृहदारण्यक का, और ये जो सबसे ओल्डेस्ट भी है। और उपनिषद की बात करेंगे, ये सारा हर एक चीज की फिलोसफी है, हर एक चीज को कंक्लूड करा गया, इसमें कंक्लूडिंग पोर्शन आप इसे कह सकते हो। तो वैदिक लिटरेचर आपको समझ आ गया, वेदास तो थे ही थे, यहाँ पे और चीजें भी आ गई, ब्राह्मणास भी आ गया, अरंक्यास भी आ गए, उपनिषद भी आ गए। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, एक डिफिकल्टी आपको आ रही होगी वो समझने में, भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, कान अगर आपके ठीक हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे भी है, जो दिखता है वो होता नहीं है, तो क्या पता कुछ गलत शब्द लिखा हो, तो आप सुनते जाओ मेरी बात, मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, वो मायने रखती हैं, है ना। जो नोट्स बना रहे हैं उनके जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो गए मैं बताते ही जाऊंगा, बाकी बुक्स वगैरह प्रोवाइड करेगी, वहां पर जाके लिख भी सकते हो। आगे चलते हैं, हमने ऋग्वेद के बारे में तो पढ़ लिया, अब आप चाहते हो कि मैं एक बार ऋग्वेद के बारे में आपको रिवाइज करवा दूं, फिर उसके बाद बाकी कंटिन्यू करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर मुझे रिवाइज ही करवाना होता तो मैं इसी वीडियो में ऋग्वेद को क्यों नहीं पढ़ा देता। तो रिवाइज खुद ही जाके मेहनत करो, प्लेलिस्ट में वीडियो बड़ी है, जाके देख सकते हो, सुन सकते हो, है ना। कुछ नहीं भी सुनना तो भाई कुछ काम शाम कर रहे हो, काम वगैरह करो, ईयरफोन लगाए होंगे या फोन की वॉल्यूम बढ़ा के सुनते जाओ लेक्चर, जो ऋग्वेद पढ़ाया गया तो रिवीजन होगी। ऐसे ही किया करो, कुछ भी पढ़ाता जा रहा हो ना, पढ़ने का मन नहीं करता तो कुछ काम करते करते ईयरफोन लगा दिए, सुनते गए क्या कहानी चल रही है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, दूसरे चलते हैं सामवेद की बात करते हैं। सामवेद का नाम से देखो, सामवेद क्या है, बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, इसमें 1549 वर्सेज हैं। अब ओल्डेस्ट म्यूजिक बुक है। अब ऋग्वेद में प्रेयर्स थी, मंत्रास लिखे गए थे ना, मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र का आपको उच्चारण करना है, आपको पता गायत्री मंत्र वहां से थर्ड मंडला से लिया गया है। अगर आपको गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र किसमें, ऋग्वेद में है। अब गायत्री मंत्र को किस टोन में गाना है, क्या टोन है गाने की, महामृत्यु जप क्या टोन होनी चाहिए गाने की, वो किसमें आपको पता लगता है। यहाँ पे जो खाली लिखा गया है ना, वो जो ट्यून्स हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, सामवेद में मिलती है, तभी तो ओल्डेस्ट म्यूजिक बुक कहा जाता है, बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है इसे। तो सामवेद की कहानी आपको समझ आ गई होगी। लिखा जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी मंत्र हैं, वो कहाँ लिखे, ऋग्वेद में। उच्चारण किस तरह से करना वो कहाँ पर है, सामवेद में है। आगे चलते थर्ड नंबर पे यजुर्वेद आ जाएगा। इसे यजुर्वेद की बात करेंगे, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स कहा जाएगा। इसमें दो पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और एक आता है शुक्ल यजुर्वेद, दो तरह की बुक्स इसमें और डिवाइडेड हैं। अब यजुर्वेद की बात करेंगे, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, जैसे अगर आपको मान के चलो कि जैसे शादी के टाइम पे कोई मंत्र चल रहा है, तो उसमें क्या आपको किस तरह का काम आपको करते हो, मंत्र का उच्चारण करना, समझ गए हो। कोई भी मंत्र पढ़ते जा रहे हो तो उसमें क्या चीज आपको फॉलो करनी है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये सैक्रिफाइस से आपको कोई भी समझ, जैसे शादी का एग्जांपल लेके बताया, इसी तरह से कोई भी और त्योहार हो सकता है, कुछ भी जब आप मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो, आपको क्या क्या करना है वो सारा यहाँ पर बताया गया। और यजुर्वेद के बाद अगर हम फोर्थ वेद की बात करेंगे, अथर्ववेद की बात करेंगे, तो अथर्ववेद को कहा जाता है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, यानी कि इसमें कुछ ऐसा भी है मेंशन है जहाँ पर आपको कहा जाता है ना कि जैसे भूत वगैरह से कैसे भागना है। हालांकि वहां पे जो एविल चीजें, बुराई है, उसे बीमारियों को भी कहा जाता था, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाना है वो सब चीजें भी बताई गई है। बाकी भूत वगैरह से कैसे हटना वगैरह वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, इसलिए बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो चारों वेदास के बारे में समझ आ गया, प्रेयर से प्रेयर को किस ट्यून में गाना है, और ट्यून बोलते समय क्या काम आपको करना है, और एविल स्पिरिट्स जो भी उनसे दूर कैसे भागना है, वो सारी बातें बताई गई हैं। चारों वेदास को संहिता कहा जाता है, और वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ये सारा ऐसा है, चाहे वेदास की बात करो, ब्रह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद की बात करो, ये सभी काफी सालों तक, काफी टाइम तक एक दूसरे को सुनाते जा रहे थे। ये आर्यंस की बात करेंगे, उन्होंने स्टार्ट करा था, ये एक दूसरे को सुनाते जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा गया था, इस टाइम पीरियड पे लिखा गया था, इसलिए इसे वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड कहा जाता है, समझ रहे हो। तो सिर्फ वेदास ही श्रुति नहीं, ये पूरा वैदिक लिटरेचर ही श्रुति के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सारी कहानी आपको समझ आई कि नहीं, कहानी सारी कहाँ यहाँ तक समझ आई है। आगे चलते हैं, अभी जब हम इसमें कई तरह की चीजें पढ़ रहे थे ना, कि जैसे स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक एज में पढ़ रहे थे कि चार सोसाइटी जो चार पार्ट्स में बंटी हुई थी, है ना, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे, इस तरह से चार पार्ट्स में बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, जैसे कोई टीचर है, किसी को नॉलेज है, वो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई वॉरियर है वो क्षत्रिय हो जाएगा, इस तरह से बातें कर रहे थे।
तो अगर ब्राह्मण का बेटा अगर वॉरियर का क्षत्रिय बन जाएगा। लेकिन अभी तक क्या इस टाइम पे क्या हुआ, जब लेटर वैदिक पीरियड में हम पहुंच चुके थे, इस टाइम पे वर्ण सिस्टम अलग हो गया था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसे नॉलेज हो ना हो, लेकिन उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। क्षत्रिय के बेटे को नॉलेज है लेकिन तभी उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। इस तरह का सिस्टम, वर्ण सिस्टम बन चुका था। और भी कई सारे भगवानों की यहाँ पे बात करके जिनकी पूजा वगैरह करना स्टार्ट कर दी गई थी। ये सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। पहले वुमेन की पोजीशन रिस्पेक्टेबल थी सोसाइटी में, आपको मैंने वुमेन पोइट्स के नाम भी बताए थे, है ना। कोई भी अगर जैसे यज्ञ भी हो रहा है, वहां पे औरत का होना, वुमेन को ना बड़ा शुभ माना जाता था। लेकिन अभी वो सब कुछ खत्म होता जाता है, वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन हो गई थी, खराब होती जा रही थी, आप इस तरह से कह रहे थे। और जो तो अगर हम सेक्रीफाइसेस की बात करें, पहले इतने नहीं थे, अभी सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए थे। इस तरह की चीजें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिल रही थी। और शादी भी कई तरह की हो गई थी। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया सीडीएस एनडीए में, तो ध्यान से सुनना। कई तरह की शादियां थी, इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। एक जैसे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? अगर शादी हो रही लड़की की दहेज देने के बाद शादी हो रही है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह लव मैरिज को कहा जाता था। राक्षस विवाह मतलब कोई राजा ने कुछ दूसरे राजा को हरा दी, उसकी बेटी से शादी करेगा, किसी किडनैप किया हो उससे शादी करेगा, वो राक्षस विवाह हो जाएगा। असुर विवाह, अगर कोई परचेज गर्ल से शादी करेंगे तो उसे असुर विवाह कहा जाएगा। इस तरीके के सारी कैटेगरीज थी विवाह की, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते और क्या चेंजेस होते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अभी पहले हमने कहा था सप्त सिंधु वाले एरिया में रहा करते थे, इंडस वैली के आसपास रहा करते थे। अभी चेंज हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड में ये नॉर्दर्न इंडिया तक आ चुके थे, गंगा वैली के आसपास सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। अभी पहले हम जना के बारे में सुनते थे, जना है ना, जन के बारे में सुनते थे। अभी जनपद बनना स्टार्ट हो गए, जैसे पंचाल की बात करेंगे, काशी की बात करेंगे, इस तरह के जनपद भी वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं इस टाइम पे। विंध्य माउंटेन का मेंशन करा गया है, यानी कि साउदर्न माउंटेन, साउदर्न पोर्शन तक भी ये पहुंचे हुए थे। पूरा जो इंडिया की बात करें, 3 डिवीजन से बंटा हुआ था। एक था हमारे पास आर्यव्रत, जो कि नॉर्दर्न पोर्शन था। एक था मध्य देश, जो सेंट्रल इंडिया था। और एक था सबसे नीचे दक्षिणी पार्ट, जो दक्षिण वाला हिस्सा है, नीचे वाला, बिल्कुल टोटल नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ बात है, दक्षिणी पार्ट। ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था पूरे इंडिया की, अगर हम बात करें, भारतवर्ष की बात करेंगे। और एग्जाम में ये भी बड़ी बार क्वेश्चन है, वो कितने वेदांगास हैं, कितने संस्कार हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 वेदांगास हैं, 16 संस्कारा हैं, ये नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। 6 स्मृति है, 2 महाकाव्य थे, एक रामायण महाभारत। रामायण की बात करेंगे वाल्मीकि जी, महाभारत की बात करेंगे वेद व्यास पर लिखी गई, ये सारी चीजें हो जाएंगी। 18 पुराण थे, जिसमें से सबसे पुराना कौन सा था? मत्स्य पुराण था। ये एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 4 उपवेद थे, ये भी पता होना चाहिए। 6 शत दर्शन थे। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको कवर करने, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से हमने कुछ भी स्किप नहीं करना है। अब आगे बढ़ने से पहले, और जो गायत्री मंत्र की हमने बात तेरी की वजह से लिया गया था, वो किसे डेडिकेट है? सावित्री। कौन से डेटी को, अगर कौन से भगवान को डेडिकेट हम बोलेंगे तो सावित्री भगवान, सावित्री डेटी अगर हम बोलेंगे, वो आपको करेक्ट आंसर कर देना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कुछ बातें। एक तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहां पर आपके लिए, अगर आप वहां पे मेंबर हो, नहीं भी तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर डेली बेसिस पे हमने क्विज ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो चैट के लिए भी ऑन रखता था उस सेक्शन को, लेकिन अभी फालतू की चैट होती, तो फिलहाल की चैट बंद रखी है। थोड़े दिनों बाद क्या पता आप लोग सुधर जाओगे तो चैट सेक्शन दोबारा से ऑन हो जाएगा। वरना वहां पर मैं अपने एंड पे क्विज लाता रहूंगा, कुछ क्वेश्चंस लाता रहूंगा जो एसएससी टीसीएस बेस्ड होते हैं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस वहां पर होती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जाके जरूर ज्वाइन करना, और वहां पे कुछ स्टडी मटेरियल भी शेयर करता रहूंगा। दूसरी बात क्या है, एसएससी एमटीएस के नाम से एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, वो भी जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो ज्वाइन इसलिए करनी है क्योंकि वहां पर क्या है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड वहां पे टेस्ट आते रहते हैं। हालांकि 1-2 दिन जब मैं वीडियो बना तो आपसे टेस्ट नहीं अपलोड करा, बट हाँ, अब डेली टेस्ट वहां पे भी अपडेट होते रहेंगे। आपने वो एमटीएस की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन सीरीज तो यूट्यूब पर आएगी, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी आपके टेस्ट होते रहेंगे। जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी टेस्ट मिलते रहेंगे, फुल मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। तो एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन करें। 99 रुपीज प्राइस रखा गया है, और किसी ने कहा कि 101 रुपए देने पड़ते हैं, वो जीएसटी पड़ जाती है। मैंने अपने तरफ से 99 रखा हुआ, वो जीएसटी ऐड होकर कितना बन जाता है, तो फिलहाल आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। 99 रुपीज प्राइस सेट कर रखा है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। बेनिफिट मिलने वाला लीडर बोर्ड रहता है, जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो बाकी से कंपेरिजन कर सकते हो, कहाँ पर आपकी रैंक आती है और कंपटीशन में कहाँ फॉलो करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा था। और दूसरी बात, हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहां पे जाके भी जरूर फॉलो कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे टू द पॉइंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो नॉर्मली आपको बुक्स में शायद से ना ही देखने को मिलेंगे ना। 2-3 बुक्स जो फेमस हैं वहां पे इन सभी का मेंशन नहीं होता जनरली, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक फेमस बुक है रिटर्न ऑफ द वेदास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भगवान एस गिदवानी के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है।
ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसके बारे में कौन से मंडला में मेंशन है। जैसे गायत्री मंत्र के बारे में कहा थर्ड मंडला में है, ये कौन से मंडल में मेंशन है, 10th वाले मंडल में मेंशन है, तो ये पता होना चाहिए। एनिमल, कौन सा एनिमल इसे अगण्य कहा जाता है, वेदास में कौन से एनिमल को अगण्य कहा गया है, वो कौ है, गाय को गौ को यहाँ पे अगण्य कहा गया, जिसे कोई मारा नहीं जा सकता इस तरह से। एक ऐसा मंडला जो सोमा, आपको कहा था ना कि जैसे पेड़ों का भगवान, ये जो भांग की बात करी थी, जो उसको पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वो कौन सा मंडला है, वो 9th वाला मंडल है। ये भी आपके बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक ऐसा मंडला जिसे 10 किंग्स की बैटल हुई थी इस वैदिक पीरियड में, उसे कौन सा मंडल डिस्क्राइब करता है, 7th वाला मंडल डिस्क्राइब करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्यमेव जयते की बात करें, जो आज के टाइम हम यूज भी करते हैं, तो वो सत्यमेव जयते कहाँ से अडॉप्ट करेगा, कौन से उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और निष्का की बात करें, एक ऑर्नामेंट हुआ करता था, एक गले का ऑर्नामेंट हुआ करता, नेक का जो गोल्ड का नेकलेस हुआ करता। और लास्ट में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, वो है मंडूकया। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक लिटरेचर वाला। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, वीडियो को शेयर कर लो। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो। अलग से प्लेलिस्ट बनी गई है रीजनिंग के नाम से, जीके के नाम से, ये हिस्ट्री के नाम से। वहां पे जाके अब कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।